कर लेते हैं डिजीज़ रिलेटेड टू एसिड बेस बैलेंस। अब जितनी भी डिजीज़ हैं रिलेटेड टू एसिड बेस बैलेंस वो बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं, बाइकार्बोनेट आयन की कंसनट्रेशन के ऊपर और कार्बोनिक एसिड की कंसनट्रेशन के ऊपर। अगर तो हमारे पास होंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस तो उसमें बाइकार्बोनेट की कंसनट्रेशन चेंज हो रही होगी, और अगर हमारे पास होंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस तो उसमें कार्बोनिक एसिड की कंसनट्रेशन चेंज हो रही होगी। एसिड बेस बैलेंस से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो या तो एसिडोसिस हो सकता है या अल्कलोसिस हो सकता है, यानी या तो बॉडी के अंदर पीएच कम हो सकती है या तो बॉडी के अंदर पीएच ज़्यादा हो सकती है। पीएच कम हो गई तो मतलब एसिडोसिस हो गया, और पीएच ज़्यादा हो गई तो मतलब अल्कलोसिस हो गया। अब एसिडोसिस दो टाइप्स का होगा, एक होगा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और एक होगा रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अब जो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा, जब मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होंगे उसमें बाइकार्बोनेट आयन की कंसनट्रेशन में चेंज आएगा। एसिडोसिस का मतलब है कि बॉडी में एसिड ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट इज़ इटसेल्फ एक्टिंग एज अ बेस, तो यानी बेस की कंसनट्रेशन कम हो गई है। अब बाइकार्बोनेट आयन की कंसनट्रेशन कम क्यों हो गई है, इसकी रीज़न ये है कि जब हमारे पास एसिडोसिस होगा, जब हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होंगे तो वो एसिड बेसिकली बाइकार्बोनेट आयन के साथ कंबाइन कर लेंगे, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट आयन की कंसनट्रेशन बॉडी में कम हो जाएगी। अब इसके जो मेजर कॉजेज़ है, सबसे जो बड़ा कॉज होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस का, वो डायबिटीज़ मेलिटस है। अब इसका कॉज क्यों है, इसकी रीज़न ये है कि डायबिटीज़ मेलिटस के अंदर आपके पास ग्लूकोज की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है बॉडी में। जब बॉडी में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी। जब रेस्पायरेशन होगी, एरोबिक रेस्पायरेशन होगी, तो एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, या अगर एनारोबिक रेस्पायरेशन होती तो लैक्टिक एसिड बनेगा। तो जो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म से हमारी बॉडी के अंदर एसिड बन रहा है, तो जिस वजह से जब ज़्यादा ग्लूकोज होगा बॉडी के अंदर एज अ रिज़ल्ट ऑफ डायबिटीज़ तो ज़्यादा से ज़्यादा एसिड्स प्रोड्यूस होंगे, तो जिसकी वजह से एसिडोसिस हो जाएगा। और बाइकार्बोनेट आयन की कंसनट्रेशन क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि वो एसिड्स बाइकार्बोनेट आयन के साथ बाइंड कर जाएंगे। नेक्स्ट इज़ रीनल फेलियर। अब हमने जब रीनल मैकेनिज़्म पढ़ा था फॉर द रेगुलेशन ऑफ पीएच, उसमें हमने पढ़ा था कि किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द एक्सक्रीशन ऑफ एसिड्स एंड इन द रिटेंशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। अब जब रीनल फेलियर हो चुका है तो इसका मतलब है किडनी जो भी अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहा था वो नहीं हो रहे, यानी अब हमारे पास एसिड्स की एक्सक्रीशन भी नहीं हो रही और बाइकार्बोनेट आयंस की एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पा रही, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच आपके बॉडी में एसिड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर जाएगी। डायरिया। अब डायरिया की वजह से कॉन्टीन्यूसली हमारी बॉडी से बाइकार्बोनेट आयंस बाहर जा रहे हैं। जब बाइकार्बोनेट आयंस बाहर जा रहे हैं तो पीछे बच क्या रहा है, एसिड, जिसकी वजह से बॉडी में एसिडोसिस हो जाएगा। कर लेते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा तो इट विल बी रिलेटेड टू द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड एसिडोसिस हो गया तो मतलब एसिड की कंसनट्रेशन क्या कर गई है, इंक्रीज़ कर गई है, तो यानी हमारी बॉडी के अंदर कार्बोनिक एसिड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर गई है। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं, एज़मा। अब एज़मा में क्या होता है कि हमारा जो एक्सपायरेशन का प्रोसेस है वो नहीं हो रहा होता, यानी सांस सही तरह से पेशेंट नहीं ले पा रहा होता, तो उससे क्या होगा, उससे मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर रिटेन रह जाएगी। ज़ाहिर है जब हमारी एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन सही तरह से नहीं हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे जाएगी बॉडी से। जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर नहीं जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन रह जाएगी, वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना देगी और बॉडी के अंदर एसिडोसिस हो जाएगा। डिप्रेस्ड रेस्पिरेटरी सेंटर। देखिए रेस्पिरेटरी सेंटर जो है इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच। जब भी हमारी बॉडी का पीएच डिक्रीज़ होता है ड्यू टू एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी सेंटर फ़ौरन से हमारी हाइपर वेंटिलेशन करवाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पिरेशन हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाए और कार्बोनिक एसिड की कंसनट्रेशन वापस अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाए। जब रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस्ड हो जाता है ड्यू टू सम ड्रग्स तो उससे क्या होता है, उससे हमारी जो रेस्पिरेशन है वो सही तरह से कंट्रोल नहीं हो पाती और इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर जाती है, रिटेन कर जाती है बॉडी में और एसिडोसिस काज करती है। इसके अलावा जितने भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, नमूनिया हो गया और जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमारा पेशेंट जो है वो सही तरह से वेंटिलेट नहीं कर पा रहा या सही तरह से रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन्ड होगी और कार्बन डाइऑक्साइड फिर वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना के एसिडोसिस करवा देगी।
करते हैं अल्कलोसिस की। जिस तरह से एसिडोसिस दो तरह का था, मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी, इसी तरह से अल्कलोसिस भी दो तरह का होगा, मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी। अब जो मेटाबॉलिक है उसमें किस चीज़ की कंसंट्रेशन को देखना है, बाइकार्बोनेट आयन की। अल्कलोसिस है, बाइकार्बोनेट इटसेल्फ इज एक्टिंग एज अ बेस, तो इसका मतलब बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन क्या कर गई है, इंक्रीज़ कर गई है। अब इसमें जो रीजंस आ जाएंगी, कॉजेज़ आ जाएंगी, उसमें होगा कि इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन्स, के मतलब कोई ऐसी ड्रिप वगैरह लगी है जिसमें बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो उससे अल्कलोसिस हो सकता है। नेक्स्ट इज़ वॉमिटिंग। वॉमिटिंग से आपको जो एसिड होता है, क्योंकि वॉमिटिंग बेसिकली स्टमक के कंटेंट्स बॉडी से बाहर जा रहे होते हैं थ्रू ईसोफेगस, तो स्टमक के कंटेंट्स एसिडिक होते हैं, तो जब वॉमिटिंग होती है तो एसिडिक कंटेंट्स बॉडी से बाहर चले जाते हैं और जो पीछे रह जाता है वो क्या होती हैं, अल्कली होती हैं, जिसकी वजह से वॉमिटिंग की वजह से आपको अल्कलोसिस होते हैं। नेक्स्ट इज़ द हाइपोकेलीमिया। बॉडी के अंदर अगर पोटाशियम की डिफिशिएंसी हो जाए तो वो भी क्या कॉज करवाता है, अल्कलोसिस कॉज करवाता है। ये मैं आगे बताती हूँ कि हाइपोकेलीमिया की वजह से कैसे अल्कलोसिस होता है। कीमिया की वजह से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस किस तरह से होता है, यहाँ पे ये देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे जो प्लाज्मा है या जो हमारा ब्लड है, इसके अंदर पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोकेलीमिया। अब सेल के अंदर जो पोटाशियम आयन्स होंगे वो डिफ्यूज़ आउट करेंगे, क्योंकि सेल के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ गई है और प्लाज्मा के अंदर कंसंट्रेशन क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। जब पोटाशियम आयन्स बाहर मूव करेंगे तो सेल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए हाइड्रोजन आयन्स क्या करेंगे, सेल के अंदर मूव करेंगे। तो हाइड्रोजन आयन सेल के अंदर में मूव करेंगे। अब जब हाइड्रोजन आयन सेल के अंदर मूव करेंगे तो जब हमारे पास सोडियम और पोटाशियम के एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा होता है इन द किडनी, इन द रीनल ट्यूबुलर सेल्स, के सोडियम अंदर आ रहा होता है और पोटाशियम बाहर जा रहा होता है, तो क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा तादाद में हाइड्रोजन आयन्स रिटेन्ड है सेल के अंदर, क्योंकि पोटाशियम की कमी थी, पोटाशियम बाहर चला गया, उसकी जगह पे हाइड्रोजन अंदर आ गया इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए। अब सोडियम की, पहले सोडियम अंदर आ रहा था और पोटाशियम बाहर जा रहा था। अब क्योंकि पोटाशियम हमारे पास नहीं है तो सोडियम अंदर आएगा और हाइड्रोजन बाहर जाएगा। अब जब हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो एसिड बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो पीछे क्या बच जाएगा, अल्कलोसिस। कर लेते हैं रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की। मैंने आपको बता दिया कि हाइपोकेलीमिया किस तरह से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कॉज करता है। अगर आपको समझ नहीं है तो दोबारा एक दफ़ा उसको सुन लें। अब बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस का मतलब है कि हमने हाइपर वेंटिलेशन की है और हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो बाहर चली गई है और अब कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो गई है, जिसकी वजह से अल्कलोसिस हो गया है। अब इसके रीजंस क्या होंगे, हाइपर वेंटिलेशन और एनीमिया। अब एनीमिया में क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन कम मिल रही होती है ड्यू टू डिक्रीज़ इन द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो पेशेंट तेज़ तेज़ सांस लेते हैं ताकि बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले। अब जब ये हाइपर वेंटिलेशन होगी तो ज़ाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी और बॉडी के अंदर अल्कलोसिस होगा। इसी तरह हाई एल्टीट्यूड के ऊपर भी क्योंकि पेशेंट सांस ज़्यादा ले रहा होता है, क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो हाइपर वेंटिलेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी और बॉडी में कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाएगा। डिजीज़ की मैंने आपको कॉजेज़ बता दिए हैं, इनकी जो कंपनसेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट टेबल से बताती हूँ। इस टेबल को देख लेते हैं। इसमें एक पूरा समराइज़ करके दिया हुआ है तमाम डिसऑर्डर्स को, एसिड बेस बैलेंस के डिसऑर्डर्स को। सबसे पहले बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा, चेंज कौन सी कंसंट्रेशन के अंदर आएगा, बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन में आएगा और कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये वाला एरो है, इसका मतलब है कोई चेंज नहीं आया, और यहाँ पर जो एरो बना हुआ है इसका मतलब है कि बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो गई है, क्योंकि एसिडोसिस है यानी एसिड ज़्यादा हो गया है तो पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन कम क्यों हुई है, क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो अपने साथ बाइकार्बोनेट आयन को कंबाइन करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई है। अब इसकी कंपनसेशन देखते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होंगे उनको हम रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म के ज़रिए ठीक करेंगे। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस है यानी बॉडी के अंदर पीएच एसिडिक हो गया है, तो हमें जल्द से जल्द अपनी बॉडी से एसिड को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेशन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा
एक्सपायरेशन करेंगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एसिडिक इफेक्ट रखती है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए। तो इसकी कंपनसेशन होगी बाय द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म बाय इंक्रीज्ड इन द वेंटिलेशन। ये जो एरो है ये शो कर रहा है कि वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाएगी यानी हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगी। अब जब हाइपर वेंटिलेशन होगी तो पीएच अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाएगी या फिर मार्जिनली यहाँ पर पीएच इंक्रीज़ भी हो सकती है या अपने नॉर्मल लेवल पर आ सकती है। उसके बाद बाइकार्बोनेट आयन और कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन में क्या फ़र्क होगा। अब जब हमने कंपनसेशन की, हमने हाइपर वेंटिलेशन की, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट किया थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या करना था। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में थी उसने वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाना था। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि कॉन्टीन्यूसली बाहर जा रही है बॉडी से, तो कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब कार्बोनिक एसिड, अब बाइकार्बोनेट आयन ने बनना किससे था, कार्बोनिक एसिड से, यानी कार्बोनिक एसिड ने फिर कन्वर्ट हो जाना था हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन ने। तो जब कार्बोनिक एसिड कम हो रहा है तो बाइकार्बोनेट आयन भी एज द रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन द कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट आयन भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा तो चेंज किस चीज़ में आएगा, कार्बोनिक एसिड में। बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब है पीएच क्या हुई है, कम हुई है। एसिडिक पीएच हमेशा कम होती है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन हो गई है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन हो गई है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में रिटेन्ड है उसने क्या करना है, उसने वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाना है। तो जिसकी वजह से कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या कर जाएगी, एलिवेट कर जाएगी। ये तो होगी इसकी रीज़न। अब आते हैं इसकी कंपनसेशन किस तरह से करनी है। जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, यानी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, उसकी जो कंपनसेशन होगी वो रीनल मैकेनिज़्म के ज़रिए होगी। जैसे कि जो हमारे पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उनकी कंपनसेशन रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म के ज़रिए हो रही है, और जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनकी जो कंपनसेशन है वो रीनल मैकेनिज़्म के ज़रिए हो रही है। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है यानी बॉडी के अंदर एसिड ज़्यादा हो गया है तो किडनी को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एसिड को एक्सक्रीट आउट करना चाहिए, और जो भी बेस है ताकि अल्कली रिज़र्व को मेंटेन कर सके, बेसिस को रीएब्जॉर्ब करना चाहिए। तो किडनी क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाइकार्बोनेट आयन को रीएब्जॉर्ब करेगा, रिटेन करेगा। अच्छा, अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, पीएच अपने नॉर्मल लेवल के ऊपर आ जाएगी। बाइकार्बोनेट आयन और कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए किडनी क्या कर रहा है, किडनी बाइकार्बोनेट आयंस को रिटेन कर रहा है। जब किडनी बाइकार्बोनेट आयंस को रिटेन कर रहा है टू ट्रीट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो इन बाइकार्बोनेट आयंस ने करना क्या है, ये बाइकार्बोनेट आयंस हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे और कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, एज ए रिज़ल्ट ऑफ विच कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ कर जाएगी। यानी बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन इसलिए इंक्रीज़ कर रही है क्योंकि किडनी इन्हें बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कर रहा है, रिटेन कर रहा है, और एज ए रिज़ल्ट ऑफ इंक्रीज़ इन द कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन आयन के साथ मिलेंगे और हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, इसके साथ बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन को भी बढ़ा देगा। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का मतलब हो गया मेटाबॉलिक है तो बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन में कोई फ़र्क आया होगा। अल्कलोसिस, बाइकार्बोनेट इटसेल्फ इज़ एक्टिंग एज अ बेस, तो अल्कलोसिस का मतलब ये है कि बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन क्या कर गई होगी, बढ़ गई होगी। अल्कलोसिस है अल्कलीन पीएच इज़ ऑलवेज ग्रेटर, तो पीएच क्या कर गई है, बढ़ गई है। बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन भी बढ़ गई है। और जैसे मैंने आपको कहा कि जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा उसमें कार्बोनिक एसिड कुछ नहीं करेगा, कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन नॉर्मल रहेगी। अब इसमें कंपनसेशन किस तरह से होगी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो कंपनसेशन हमेशा रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म के ज़रिए होगी। अब अल्कलोसिस हो गया है यानी अल्कली बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गई है, तो बॉडी के अंदर एसिड को रिटेन करना है ताकि वो अल्कली को न्यूट्रलाइज़ कर दे। तो हम क्या करेंगे, देर विल बी हाइपो वेंटिलेशन, ये एरो नीचे आ रहा है मतलब वेंटिलेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। बॉडी के अंदर हम अपनी जो रेस्पिरेशन है उसको कम कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर रिटेन रहे और अल्कली को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज़ कर दे। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर रिटेन रहेगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना देगी, एज ए रिज़ल्ट ऑफ विच कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब जब कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो इस कार्बोनिक एसिड ने किस चीज़ में कन्वर्ट होना है, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन। जैसे ही कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कार्बोनिक एसिड
हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच बाइकार्बोनेट आयन की कंसनट्रेशन भी बढ़ जाएगी। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अब रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी है तो मतलब कार्बोनिक एसिड की कंसनट्रेशन में कोई फ़र्क आया होगा। नाउ देयर इज़ अल्कलोसिस। अल्कलोसिस का मतलब है एसिड कम हो गया है, अल्कली ज़्यादा हो गई है, यानी कार्बोनिक एसिड क्या कर गया हमारी बॉडी के अंदर, कम हो गया है। क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो इसमें हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन की कंसनट्रेशन क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी। अल्कलोसिस है तो पीएच क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। अब रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर है, अल्कलोसिस है या एसिडोसिस है, इसकी कंपनसेशन किसके ज़रिए होती है, इसकी कंपनसेशन होती है रीनल मैकेनिज़्म के ज़रिए। अब रीनल मैकेनिज़्म क्या करेगा, बॉडी में अल्कली ज़्यादा हो गई है तो किडनी क्या करेगा, बाइकार्बोनेट आयन की ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीशन करवाएगा। अब जब किडनी बाइकार्बोनेट आयन की ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीशन करवाएगा तो होगा क्या, ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाएगा। अब बाइकार्बोनेट बॉडी के अंदर कम हो गया है तो हाइड्रोजन आयन के पास बाइकार्बोनेट नहीं है जिसके साथ वो मिलकर कार्बोनिक एसिड बना सके। एज ए रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन ड्यू टू इट्स एक्सक्रीशन फ्रॉम द किडनी, जो कार्बोनिक एसिड है उसकी भी कंसनट्रेशन बॉडी में से कम हो जाएगी।